हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और इसका चैप्टर नंबर है 3rd और चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। और ये इसका पार्ट 3 है, यानी कि इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, आप इजीली वॉच कर सकते हैं। और ये जो सेशन रहेगा वो 2026 से 27 और बुक फर्स्ट है, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। चाहे आप झारखंड बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड, आप हर जगह कहीं के भी हों तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस नोट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल बढ़िया है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको करवाया था और जो 22वां क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए काम है। क्योंकि देखो, अगर आप इन नोट्स को कॉपी में राइट डाउन कर रहे हो तो मेरी तरफ से वो काम है कि आपको खुद करना है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी करिए, चाहे यूट्यूब का सहारा लीजिए, चाहे आप गूगल का सहारा लीजिए, चाहे आप कोई सी गाइड का, चाहे अपनी बुक का, लेकिन आपको करना खुद है। इससे ये पता रहेगा कि आप करते भी हैं घर पे या फिर नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां है, आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभों एवं उनके एक एक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। जो आसियान है, जो आसियान संगठन है, जिसका निर्माण हुआ था 1967 में और 5 देशों ने करा था, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने, ठीक है। तो ये जो संगठन है, इसके 3 मुख्य स्तंभ है। वो कौन कौन से स्तंभ है ये हम जानेंगे। तो आंसर देखिए भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन ही पेपर में आपके जो नंबर के वेटेज होते हैं वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित है। जो आसियान समुदाय है उसके 3 जो मुख्य स्तंभ है वो निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है आसियान सुरक्षा समुदाय, तो उसका जो पहला मुख्य स्तंभ है वो क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने पर आधारित है। मतलब कि जो आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है वो क्या करता है कि ना, जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं उनको सैनिक टकराव तक नहीं ले जाने देता, ठीक है। 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। मतलब कोई भी किसी भी देश के मैटर में आपस में नहीं बोलेगा। इससे क्या, देखो, जब आप किसी को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते ना तो आप बहुत ज्यादा सुखी और समृद्ध रहते हैं। ऐसा इसमें देखो, ये आसियान जो देश है वो भी यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे से शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। निष्पक्षता रहेंगे, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल आपको शो करके दिखाएंगे कि भाई ये कार्य हो रहा है। सहयोग करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, मतलब कि बिना बात के टोकेंगे नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लड़ाई भी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। दूसरा स्तंभ क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। तो आसियान आर्थिक समुदाय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को साझा बाजार उन्नत करने तथा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक विकास में लगा हुआ है। देखो, जो आसियान आर्थिक समुदाय है ना, ये क्या करता है कि ना, साझा बाजार उन्नत करता है। मतलब कि एक ऐसा बाजार स्थापित करता है जिसमें सभी देश अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सके, खरीद सके। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि वो देश उससे नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है। साझा बाजार मतलब सभी का बाजार, ठीक है। और क्या करता है कि क्षमता को बढ़ाता है, किस आधार पर? सामाजिक आर्थिक विकास क्या होता है? लागू करता है, ठीक है। आसियान के द्वारा श्रम, निवेश और सीमाओं के विषय में मुक्त बाजार क्षेत्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए टैक्स लगता है ना, पे करना पड़ता है, तो उस चीज को क्या करने के लिए, खत्म करने पर क्या चल रही है? विचार चल रहा है, मतलब बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है इसका तीसरा स्तंभ, सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। तीसरा स्तंभ क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसने अपनी नीतियों द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। देखो, जो आसियान है वो क्या कर रहा है कि अपने आप को, मतलब वो बहुत ज्यादा एक बढ़ता हुआ तेजी से क्या है, क्षेत्रीय संगठन है जिसने क्या करा, सामाजिक व
सांस्कृतिक नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मतलब जो अपने यहाँ की जो सामाजिक बातें हैं, ठीक है, सांस्कृतिक जो बातें हैं उनको क्या करा है, उनको बढ़ावा दिया है, ठीक है, ना कि उनको समेटा गया है। तो भाई ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमें आसियान के स्तंभों को बताना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी कि 24वां क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है, वर्णन कीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और पेपर में कई बार पूछा गया, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो आपके सोचे समझे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आ सके। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई सी क्वेरी हो रही हो तो, ठीक है। आंसर देखिए, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है, इसका वर्णन निम्नलिखित है। जो यूरोपीय संघ है वो क्या है, एक प्रभावशाली संगठन है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी अमेरिका के लगभग बराबर है। तो देखो जो यूरोपीय संघ है वो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में से एक है। मतलब जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, रूस हो गया, तो जैसे ये सारे संगठन और आसियान हो गया, तो ये इनके जो अर्थव्यवस्था है ना उनमें से एक ये क्या है, यूरोपीय संघ भी है, ठीक है। और इसकी जो जीडीपी है लगभग किसके बराबर है, अमेरिका के बराबर। नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट, इसकी साझा मुद्रा यूरो वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब जो इसकी जो मुद्रा है ना वो क्या है, यूरो। मतलब जो 27 देशों की एक मुद्रा बनी हुई है, ठीक है, साझा मुद्रा जिसे हम यूरो कहते हैं, उसकी जो वैल्यू है ना, जैसे अगर हम इंडियन रुपीज अगर 96 देंगे तो कितना हमें $1 मिलता है, लेकिन इसका हम 111 रुपए देंगे तो हमें $1 मिलेगा, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लगभग 111-12 के आसपास है। एक बार जिस बच्चे ने देखा है कहीं पर अभी सर्च करके तो मुझे एक बार भेजे कि जो यूरो की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। और बता रखा है कि क्या ये ना जो अमेरिका का जो डॉलर है ना उसके लिए क्या है, खतरा है। भाई जाहिर सी बात है खतरा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है ना यूरो की डॉलर से। नेक्स्ट है आपका तीसरा, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से कहीं अधिक है। मतलब जो विश्व व्यापार है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ की वो कितनी है, बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, ठीक है। जिसके कारण यह अपने पड़ोसी देशों और एशिया अफ्रीका के देशों के साथ व्यापारिक मामलों में पूरी धमक के साथ बात करता है। मतलब कि फुल टोन में बात करता है, किससे, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अन्य व्यापारिक देश हो, ठीक है, जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे क्या करता है, बहुत धमक के साथ बात करता है। मतलब कि बहुत एक कह सकते हो कि पॉजिटिव टोन में, ठीक है, एक हाई टोन कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, यूरोपीय संघ एक प्रमुख देश फ्रांस, देखो यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश है जिसका नाम है फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। देखो जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 5 ही देश हैं और उसमें से जो एक देश है फ्रांस वो भी क्या है, उसका हिस्सा है। जैसे पहला हो गया स्थायी सदस्य में अमेरिका, दूसरा हो गया चीन, तीसरा हो गया आपका ब्रिटेन, चौथा हो गया आपका फ्रांस और पांचवा हो गया आपका रूस, ठीक है। ये 5 देश है, उनमें से एक क्या है, फ्रांस भी उसका स्थायी सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, सामूहिक रूप से देने पर यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर बता रखा है सामूहिक रूप से अगर देखें ना तो क्या है कि जो यूरोपीय संघ है ना उसमें उसके पास क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। मतलब कि जो सेना होती है वो सबसे बड़ी है, दूसरी, ठीक है, दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट दिखा रखा है छठा, फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं जो इस संगठन को राजनीतिक रूप से अत्यधिक मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। देखो आज की डेट में जिस देश के पास परमाणु शक्ति है ना वो कहीं ना कहीं मजबूत है। क्यों? क्योंकि परमाणु बम ऐसे होते हैं जिससे अगर किसी एक देश को अगर परमाणु बम हमने छोड़ेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो भी हम पे परमाणु बम छोड़ देगा। तो इससे क्या रहेगा, चाहे देश बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन तबाही तो होगी, ठीक है, ये तय है। तो आपने देखा होगा जैसे वेनेजुएला हो गया और ईरान हो गया, इस पे अमेरिका क्यों हमला करता है, बिकॉज दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दैट इज वाई, ठीक है। तो उनके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, दैट इज वाई, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 81789881
03। आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अन्य चीजों की आवश्यकता हो तो, ठीक है। तो समझ में आ गई है। ये भाई क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज लिख सकें। अब देखिए क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, ठीक है। जो चीन और भारत क्या है, बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं, उभर रहे हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जो चीन और भारत हैं दोनों क्या है, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अधिक हो रही है। तो क्या आप सहमत हैं? तो यहाँ पर दिखा रखा है आंसर, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूं। इसके समर्थन में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। देखो मैं इस कथन से सहमत हूं और इसके लिए क्या है, 3 जो तर्क हैं वो निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है तेज आर्थिक विकास, ठीक है। देखो ये हाईलाइट करके अगर आप पेपर में लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ना इससे टीचर को ज्यादा चीजें फोकस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो आंसर सीट आती है ना आप लोग की, वो इसी टाइप की लिखी होती है। तेज आर्थिक विकास मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है वहां पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखी होती, वहां शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं। और वहां से ना टीचर बहुत इजीली, जैसे आपने थोड़ा सा वर्ड मैच करता है टिक, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो आप अच्छे से लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके नंबर भी बढ़िया आएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो दिखा रखा है तेज आर्थिक विकास, भारत और चीन विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मतलब जो अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती है उसमें भारत और चीन भी शामिल हो चुके हैं। दोनों देशों की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। देखो दोनों देशों की जीडीपी क्या है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन भाई भारत की तो मैं नहीं कह सकता, बट चीन की बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति। मतलब दोनों देशों में क्या हो रही है कि औद्योगिक और तकनीकी प्रगति भी हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। चीन विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है, मतलब जो चीन है वो विनिर्माण का क्या बन चुका है, वैश्विक केंद्र बन चुका है। जबकि भारत सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, स्टार्टअप और डिजिटल सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब जो चीन है वो विनिर्माण में आगे, और जो भारत है वो आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, वैश्विक व्यापार और निवेश में बढ़ती भूमिका। जो वैश्विक व्यापार है यानी कि विश्व व्यापार, उसमें क्या हो रही है कि जो भारत और चीन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और निवेश में बढ़ती भूमिका है, मतलब निवेश भी बढ़ रहा है। तो देखिए दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्विक आर्थिक संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतलब दोनों देश क्या कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, विदेशी निवेश हो या फिर वैश्विक आर्थिक संगठन हो, इन चीजों में क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे उनका आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जो उनका आर्थिक प्रभाव है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये 3 पॉइंट हमने बताया कि किस तरीके से जो चीन और भारत है वो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, ठीक है। निष्कर्ष दिखा रखा है, इन कारणों से स्पष्ट है कि भारत और चीन आज विश्व की प्रमुख उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाई जो चीन और जो भारत है ना कहीं क्या है कि एक विश्व की नई आर्थिक शक्ति बनकर उभर रही हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई पेपर में पूछा जा सकता है, तो आई विल से कि भाई पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जापान एक उभरती शक्ति है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 6 मार्क्स का है या फिर 4 या 6 का आ सकता है पेपर में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया 21वीं सदी की एक नई उभरती शक्ति है, वर्णन कीजिए। जो दक्षिण कोरिया है वो क्या है, एक तरीके से नई उभरती शक्ति है, तो इसका आपको वर्णन करना है। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को भाई जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए अगर आपको वीडियो सचमुच अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो, ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करें, ठीक है। और ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे प्लीज़ कॉल या फिर व्हाट्सअप करिए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। और आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, जो कि 60 डेज की है,
ठीक है। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उस चैनल पे विजिट करके सिर्फ इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।